देखिए आज हम लोग 13 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये मैंने पिछले वीक में भी एक्सप्लेन किया था, मैं वापस से शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरनेशनल लॉ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है और इसके अंदर सोर्सेस क्या क्या है इंटरनेशनल लॉ के, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स है, एक प्रिंसिपल है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करके, ठीक है, रेगुलेट करने का काम करता है। सिंपल से लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओपनहेम एक ज्यूरिस्ट हुआ करते थे उस समय पे, उसके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है एक बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल है, ठीक है, जो सिविलाइज्ड स्टेट्स जो हैं, जो हमारे धरती पर है, विश्व में है, ठीक है, उसके साथ आपस में इंटरकोर्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए, या आप समझ लो कोई ट्रीटी करने के लिए, ठीक है, उस सब के लिए एक लीगल प्रोसीजर बताता है। ठीक है, और ये बाइंडिंग इन नेचर होता है। ये हो गया ओपनहेम के हिसाब से। जनरल इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, उसको गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए काम करता है। इसका मेन पर्पज क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन रहे, सिक्योरिटी रहे, कॉपरेशन हो, ठीक है, और ग्लोबल अफेयर को शांतिपूर्ण तरीके से डील किया जा सके, ये इसका मेन पर्पज है। तो ये हो गया इंटरनेशनल लॉ। अभी क्या बोल रहा है? वेरियस सोर्सेज। इंटरनेशनल लॉ के अंदर 4-5 मुख्य सोर्सेज हैं। पहला है ट्रीटी और कन्वेंशन। इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन बनते हैं, ट्रीटी बनते हैं, एग्रीमेंट बनते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल लॉ के अंदर सोर्स का काम करता है। ट्रीटी कितने टाइप के हो सकते हैं? बायलैटरल हो सकता है, मल्टीलैटरल हो सकता है, प्लूरीलैटरल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं ट्रीटी या कन्वेंशन के। ठीक है, जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये सारे ट्रीटीज हैं जो एक दूसरे देश के साथ लोग एग्रीमेंट में आते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज के साथ। दूसरा आपका इंटरनेशनल लॉ का इंपॉर्टेंट सोर्स है कस्टमरी या इंटरनेशनल कस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कस्टम मतलब क्या होता है? कोई ऐसा ट्रेडिशन, कोई ऐसा प्रैक्टिस जो शुरू से चलते आ रहा है, ठीक है, और वो एक नॉर्म्स बन गया है किसी भी स्टेट का, ठीक है, एक नियम बन गया है, तो ये होता है आपका कस्टम। तो ये डोमेस्टिक लॉ पे भी अप्लाई होता है, म्यूनिसिपल लॉ पे भी, और इंटरनेशनल लॉ पे भी अप्लाई होता है। किसी स्टेट का कोई ऐसा कस्टमरी लॉज है, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम आता है, उसके सोर्सेज में वो रोल निभाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल कस्टम। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था, कोई डिप्लोमेट आते हैं दूसरे देश से, तो हम उनको कैसे सेवा भाव से देखते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से रहने के लिए देते हैं, उनका उनका अगर यहाँ पे कोई वो गलत काम करते हैं तो उनको हम प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं, कोई भी राजदूत हो किसी भी देश का। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं हमारे कस्टम्स से ही वहां से आया है ये सारी चीजें। तीसरा है आपका ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का मतलब है कि भाई जो भी देश गलत किया है उसके साथ आप जो है मतलब कैसे गुड फेथ में बात करोगे, ठीक है, कैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखेंगे, तो ये सारी चीजें आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ में आता है। ये भी एक सोर्स का काम करता है किसके अंदर? इंटरनेशनल लॉ के अंदर। फोर्थ है आपका जुडिशियल डिसीजन। जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, या आईसीसी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे कोई ट्रिब्यूनल्स हो या कोर्ट हो, अगर उनके द्वारा कोई जजमेंट दिए गए हैं तो वो भी जुडिशियल डिसीजन क्या होता है? एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया जो आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है,
उनके जो भी नॉर्म्स थे वो अभी जो अभी का जो समय है उसमें वो उस ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है, उसका अभी के जमाने में बहुत यूज हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उसको भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है सोर्स के तौर पे देखा जाता है और फिर उस हिसाब से उनके डिसीजन के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजेस, अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ हाई सी, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल, डिस्क्राइब्ड इट यूजफुलनेस, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ हाई सी है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है, अंडर इंटरनेशनल लॉ। इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, शॉर्ट में यूएन क्लॉज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके सेक्शन आर्टिकल 87 में ये हाई सी के बारे में प्रोविजन किया गया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ हाई सी के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा देश, ठीक है, जिसके कोस्टल स्टेट जो ये ओशियन के एडजेसेंट हैं, ठीक है, या लैंड लॉक्ड है, मतलब कोई भी ऐसा देश जो समंदर के किनारे पे है या जिसके पास कोई समंदर ही नहीं है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है, जैसे नेपाल, ठीक है, ऐसा कोई देश है तो उसका भी जो है हाई सी के ऊपर अधिकार होगा। क्या क्या अधिकार होगा? तो पहला रहेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वो वहां पे इधर से उधर कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, फ्रीडम ऑफ ले सबमरीन, फ्रीडम ऑफ कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल आइलैंड, फ्रीडम ऑफ फिशिंग, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। इस सब ये सारी जो फ्रीडम्स हैं आपके 6 फ्रीडम दिए गए हैं, ये सभी फ्रीडम उन देशों को भी मिलेगा जिनके पास कोई अपना समंदर नहीं है, ठीक है। ये कौन बोलता है? यूएन क्लॉज बोलता है, उसके आर्टिकल 87 में फ्रीडम ऑफ हाई सी के बारे में बताया गया है। मैंने जब मैप भेजा था आप लोगों को हाथ से बना करके, तो उसमें मैंने बताया था शुरू में जो अपना होता है पानी जहाँ पे समंदर का रुकता है, ठीक है, किसी स्टेट के बाउंड्री पे, तो वो होता है बेस लाइन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं तो क्या होता है? वो होता है आपका क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी, ठीक है। फिर हम उसके 200 नॉटिकल माइल तक जाते हैं तो क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब उसी 200 नॉटिकल माइल के नीचे हम जाते हैं जहां पे जमीनी लेवल है, लैंड लेवल है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो ईजेड का जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल तक, उसके बाद का जो एरिया होता है, मतलब बीच समंदर का जो एरिया होता है, उसको बोला जाता है हाई सी, ठीक है। हाई सी पर किसी भी स्टेट का, जो भी एडजेसेंट स्टेट भी है तो भी उसका कोई भी अधिकार उस पर पूरा का पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो यही पे यहाँ यही बोल रहा है यहाँ पे कि हाई सी में किसी भी स्टेट का, ठीक है, अधिकार हो सकता है, जिसको जाना होगा वो जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर देश का उस पर कोई आधिपत्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है। तो उनको क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? जो लैंड लॉक्ड रहेंगे, जैसे नेपाल है, उसको अगर कुछ मंगाना है तो वो हाई सी में यूज कर सकता है अपना बोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिशिंग करना है उसको कर सकता है। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि वो हाई सी है, ठीक है, और हाई सी पर किसी का ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाई सी पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है, वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए है, वो हर स्टेट के लिए है। अब क्या क्या एक्सेप्शन है? ये फ्रीडम ऑफ हाई सी जो है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, मतलब प्रोहिबिशन दिए गए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या है? ऑल स्टेट्स, पहला है पायरेसी सप्रेशन, ऑल स्टेट्स हैव द राइट एंड ड्यूटी टू सीज पायरेट शिप्स एंड ब्रिंग परपरेटर टू जस्टिस, ठीक है। कोई हाई सी में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डकैती वगैरह होता है, शिप वगैरह एकदम ब्लॉक करके लोग जो है, होता है ना हाई सी में, बड़ा सा शिप आया, अभी हाल ही में एक ऐसा सुनने में आया था कि हाई सी में एक समंदर में किसी देश के बोट जा रहा था तो उसको हाईजैक कर लिया, ठीक है, कुछ ऐसे ही डकैत वगैरह थे। तो अगर ऐसा कोई होता है तो जो भी स्टेट वहां पे है, अगर किसी का है वहां पे मतलब बोट वगैरह, तो वो उसको पकड़ सकता है, ये उसकी ड्यूटी है। और जो भी उसमें गुनहगार होंगे उसको सजा दिलाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे हाईजैक वगैरह नहीं कर सकते।
डकैती वगैरह नहीं कर सकते, ये वहां पे प्रोहिबिटेड। दूसरा है स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कोई ऐसा शिप है, ठीक है, जो हाई सी में है लेकिन वहां पे स्लेवरी गुलामी के तरह काम कराते हैं वहां पे, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लोग उसमें ले जा रहे थे कहीं और पे, ठीक है। तो कोई भी स्टेट अगर ऐसा देखता है हाई सी में कोई कर रहा है तो वो उसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है, पकड़ सकते हैं, उसको भी सजा दिलाया जा सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हाई सी में भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तीसरा है अनऑथराइज्ड ब्रॉडकास्टिंग। स्टेट्स में एक्ट अगेंस्ट शिप्स ब्रॉडकास्टिंग इलीगली फ्रॉम द हाई सी, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टेट्स है, ठीक है, जो इलीगली वहां पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है कुछ भी, तो दूसरे स्टेट जो भी वहां पे देखेंगे उनको, वो उनको जो है उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं अगर कुछ ऐसा किया जाए तो। फोर्थ है ड्रग ट्रैफिकिंग। आप हाई सी में ड्रग ट्रैफिकिंग भी नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्टेट मस्ट इंश्योर दैट एक्टिविटीज ऑन दी हाई सी डू नॉट हार्म दी मरीन इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको फिशिंग के लिए अधिकार दिया गया है, आपको रिसर्च के लिए अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो हाई सी को हार्म न करे, मरीन इन्वायरमेंट को हार्म न पहुंचाए, ठीक है। इसके बाद हॉट परसूट, ए कोस्टल स्टेट में परस्यू और एप्रीहेंड अ फॉरेन शिप इफ इट वायलेट्स लॉज विद इन द स्टेट्स मैरीटाइम जोन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है। अगर कोई ऐसा फॉरेन शिप है, ठीक है, जो जिसके कोस्टल स्टेट के आसपास में है, हाई सी में ही, ठीक है हाई सी में ही, लेकिन अगर ऐसा कोई फॉरेन शिप है जो यूएन क्लॉज के लॉज को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सकता है। लास्ट है वॉरशिप एंड स्टेट वसल। दीज एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर स्टेट्स बट आर सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। हाई सी में कोई भी स्टेट जो है एंजॉय कर सकता है, हर स्टेट को इम्यूनिटी मिली है, ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस आपको फुलफिल करने होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका इसी में पूछ रहा था कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ हाई सी, उसका यूजफुलनेस क्या है। तो यूजफुलनेस ये है कि जिसके पास भाई समंदर नहीं है, लैंडलॉक्ड स्टेट है वो, ठीक है, तो उसको भी ग्लोबल ट्रेड करने की फैसिलिटी मिलती है, करेक्ट, ये फायदा है, ये यूजफुल है प्रिंसिपल इस हिसाब से, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है। अगर आपको हाई सी में फ्रीडम मिले तो आप जो है साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो ना, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करके, ठीक है। तो ये है जैसे ओशियोनोग्राफी, मरीन साइंस वगैरह वगैरह पे अगर आपको रिसर्च करना है तो हाई सी में आप कर सकते हो, इतना फ्रीडम आपको मिला हुआ है, ठीक है। इंश्योर्स इक्वालिटी अमंग दी स्टेट, सही बात है। अगर नेपाल के पास नहीं है कोई भी समंदर तो भी वो हाई सी में अपना बोट वगैरह चला सकता है, माल वाल मंगा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ से मिल रही है, फ्रीडम ऑफ हाई सी से ही मिल रहा है ना। तो ये प्रिंसिपल है तभी उन स्टेट्स को भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये इनकरेजेस पीसफुल यूज ऑफ ओशियन, ओशियन का जो ये है रिसोर्स है उस पर क्या करते हैं लोग, शांतिपूर्ण तरीके से उसको जो है एंजॉय करते हैं, जिसको भी चाहिए अपना उसको नेविगेट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूजफुल है ये प्रिंसिपल, ये आपको बताना था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज यूएन क्लॉज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएन क्लॉज इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग्स्ट डिस्प्यूटेड स्टेट, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि यूएन क्लॉज क्या है। तो यूएन क्लॉज जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से समझ लो पानी का संविधान है, ठीक है। जैसे हमारे देश का संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैसे ही हमारा जो यूएन क्लॉज है वो एक तरीके से हमारा क्या है, पानी का संविधान है। वो समंदर के ऊपर जितने भी विधान बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, सारे यूएन क्लॉज में होते हैं, ठीक है। तो यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो सी बेस्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड इन 1982 that defines the right and responsibility of nations in their use of the world's ocean, ठीक है। UN clause provide a legal framework for all marine and maritime activities, ठीक है।
इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, अडॉप्ट किया गया था 1982 में, ठीक है। इसको इन्फोर्स किया गया था 1994 में। इसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशियन भी कहा जाता है, ठीक है। यूएन क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशियन भी कहा जाता है। इस यूएन क्लॉज में अभी 160 कंट्री मेंबर हैं, ठीक है। अब यूएन क्लॉज के अंदर जो समंदर को डिवाइड किया गया है वो कैसे किया गया है, तो देखिए सबसे पहला है बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा वो कहलाएगा टेरिटोरियल सी, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा वो होगा कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा वो होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और उसके बाद का जो एरिया होगा वो होगा हाई सी, ठीक है। ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना, ये जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो ऊपर के सतह को, जो पानी वाला पार्ट है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, और नीचे का जो पार्ट है सॉइल वाला, मिट्टी वाला, जमीन वाला, ठीक है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में जैसे यूएन क्लॉज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट, ठीक है। तो मैरीटाइम डिस्प्यूट जो होगा समंदर में, समंदर से जो डिस्प्यूट अराइज होगा किसी भी कंट्री का, तो वो यूएन क्लॉज के अंदर ही डील किया जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने पहले आपको बता दिया कि भाई हम पानी के सतह को इस तरीके से बांट रहे हैं। अब कोई समंदर है तो जिस स्टेज के करीब में है उसका 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल वो कॉन्टिजियस जोन, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके बाद का हाई सी, ठीक है। तो ये हमने बांट दिया। तो बांटने से क्या हो गया, बांटने से क्लैरिटी आ गया। तो यूएन क्लॉज क्या करता है, क्लैरिटी देता है, डिफाइन करता है कि भाई मैरीटाइम जोन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से लैंड लॉक्ड स्टेट यूज कर सकता है। तो लैंड लॉक्ड स्टेट जो है हाई सी का फ्रीडम एंजॉय कर सकता है, अदर देन नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके अंदर भी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। अगर किसी देश का डिस्प्यूट अराइज होता है तो आपको इस ट्रिब्यूनल में जाना है। ट्रिब्यूनल का नाम क्या है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इटलस बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद जो है अगर उससे भी डील नहीं होता है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे भी, वहां पे हो ही जाता है, अगर आपको वहां नहीं जाना है तो आपके पास आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का भी एक ट्रिब्यूनल है, वहां पे आप जाके उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। हर देश को मौका देता है कि भाई आप अपने उस हाई सी के अंदर रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो, ठीक है। फिशिंग राइट है आपके पास, नेविगेशन राइट है आपके पास, और ये जो है इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग को प्रमोट करता है कि भाई जिसके पास लैंड लॉक्ड है, जिसके पास नहीं है, ठीक है, तो जो डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं तो उसको आप मरून नहीं छोड़ सकते ना, उसको भी तो चाहिए ना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसको भी उसमें जो है इक्विटेबल रिसोर्स का जो है शेयरिंग मिलता है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया है कि आप समंदर के बीच में किसी भी तरीके का डंपिंग वगैरह नहीं करेंगे, कचरा वचरा नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एग्जाम्पल ऑफ यूएन क्लॉज इन डिस्प्यूट, ठीक है। यूएन क्लॉज के अंदर कौन कौन से डिस्प्यूट हुए थे तो उसके बारे में एक है साउथ चाइना सी आर्बिट्रेशन, फिलीपींस और चाइना के बीच हुआ था 2016 में। और मैरीटाइम डिलिमिटेशन डिस्प्यूट हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच, ठीक है, जिसको इटलस ने रिजोल्व किया था। तो ये हो गया ओवरऑल यूएन क्लॉज के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश जब नया बनता है, ठीक है, तो हम उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स होते हैं वो उनको एक्नॉलेज करते हैं कि भाई हाँ ये देश नया बना है, हम इसको मानते हैं कि ये देश है, ठीक है। जैसे 1971 में भारत से अलग हुआ था बांग्लादेश, तो भारत ने कहा था कि हाँ बांग्लादेश नया देश है, ठीक है, उस भारत ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो रिकॉग्निशन इसी को बोला जाता है कि भाई कोई नया स्टेट बनता है तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं।
तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का मतलब है फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, ये होता है सिंपल। अब रिकॉग्निशन के लिए क्या क्या जरूरी है, मैंने शुरू में भी बताया था, किसी भी स्टेट को, नया स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो 4 एसेंशियल्स थे, मैंने पहले भी बताया था। एक, पॉपुलेशन होना चाहिए उनके पास परमानेंट। दूसरा, उनके पास फिक्स्ड लैंड होना चाहिए, या डिफाइंड टेरिटरी भी बोलते हैं, उसका डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, उनका एक गवर्नमेंट होना चाहिए खुद का। ठीक है, और वो सॉवरन होना चाहिए। सॉवरन का मतलब कि उनको जो है किसी भी रिलेशन में, किसी भी स्टेट के साथ रिलेशन करने के लिए वो कैपेबल हो। ठीक है, उसको किसी भी देश से हेल्प की जरूरत ना हो, सॉवरन हो, उसको अपने अफेयर को डील करने का पावर उसमें हो। ठीक है, तो ये अगर ये चारों कैपेसिटी है, चारों एसेंशियल क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है, तो उसको स्टेट का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रिकॉग्निशन 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है डी जूरे, एक होता है डी फैक्टो। डी जूरे का मतलब होता है फुल और फाइनल रिकॉग्निशन। ठीक है, जिसमें आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए और आपको सभी एग्जिस्टिंग देश ने एक्नॉलेज कर लिया। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा रिकॉग्निशन वो डी जूरे होगा। ठीक है, वो परमानेंट होगा। एक होता है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब टेम्पररी होता है। इसमें आपको दूसरे देश एक्नॉलेज तो कर देते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है, लेकिन आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए होते हैं, लीगैलिटी आपके रिकॉग्निशन में नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है डिफैक्टो। अगर एक समय के बाद आप वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, तो अगर आपको डिफैक्टो मिला था तो आपका डिफैक्टो रिवोक भी किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। इसके बाद स्टेट को थ्योरी के आधार पर भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, दूसरा होता है डिक्लेरेटरी थ्योरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी बोलता है कि भाई अगर आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, इधर गया, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी recognition creates a state's international legal personality. A new entity becomes a state under international law only when it is recognized by existing state. ठीक है, तो ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कि अगर आपको स्टेट बनना है, नया स्टेट बनना है, ठीक है, तो आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपको दूसरे स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है रिकॉग्नाइज नहीं करे। ठीक है, तो अगर आपको एग्जिस्टिंग स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो आपको स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ठीक है, जबकि डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलता है कि अगर आप नए देश बन गए हो, ठीक है, आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए हैं, तो आपको दूसरे देश, एग्जिस्टिंग देश आपको रिकॉग्नाइज करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको स्टेट मानेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी बोलता है कि भाई एग्जिस्टिंग स्टेट्स आपको जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करता तब तक हम आपको स्टेट का दर्जा नहीं देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी बोलता है। डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलता है कि भाई जब तक आप चारों क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है स्टेटहुड के लिए, अगर आपने वो मीट कर लिए हैं, आपने उसको फुलफिल कर दिया है, तो आपको एग्जिस्टिंग स्टेट्स की रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मेन क्राइटेरिया है कि आप जो भी क्राइटेरिया है लीगल स्टेटहुड के लिए, आप वो फुलफिल करो, हम आपको स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, तो डिक्लेरेटरी थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में यही फर्क है, और दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ट्रीटी, व्हाट आर वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रीटी मेकिंग, एक्सप्लेन द टर्म रिजर्वेशन इन ट्रीटी। ठीक है, तो ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो दो या दो से अधिक देशों के बीच, ठीक है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच बनाए जाते हैं। ठीक है, ए ट्रीटी इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है ट्रीटी। ट्रीटीज कैन बी बायलेटरल, दो देशों के बीच, प्लूरिलैटरल, स्पेसिफिक देशों के बीच, और मल्टीलैटरल मतलब सेवरल पार्टीज कैन बी पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये 3 तरीके का ट्रीटी भी होता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ट्रीटी कितने टाइप का होता है, तो एक होता है बायलेटरल, एक होता है प्लूरिलैटरल, और तीसरा होता है मल्टीलैटरल। ठीक है, और ट्रीटी का मतलब तो आपको पता ही है।
इसके बाद एक जूरिस्ट हुआ करता था, नाम तो नहीं दिया है लेकिन डेफिनेशन दिया है। ए ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एंड गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये है। इसके बाद है ट्रीटीज में ऑल्सो बी कॉल्ड कन्वेंशन, पैक्ट, प्रोटोकॉल, अकॉर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ट्रीटी को कन्वेंशन भी कहा जा सकता है, पैक्ट भी कहते हैं कई देशों में, और प्रोटोकॉल के नाम से भी कहा जाना जाता है। ठीक है, अब किसी ट्रीटी को बनाने के लिए, किसी ट्रीटी में पार्ट लेने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो सबसे पहला होता है निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब जो भी देश किसी ट्रीटी में पार्ट लेने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, वो पहले निगोशिएट करेंगे, ठीक है, ड्राफ्ट बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई इस पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है निगोशिएशन। दूसरा होता है अडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट, मतलब निगोशिएशन कंप्लीट हो गया, अब किसी कंक्लूजन पे तो आएगा ना, उस कंक्लूजन को सभी देश अडॉप्ट करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उस पर वोटिंग होती है कि भाई ये सही है, ये गलत है, वोटिंग कर लो। जो सारे देश मिलकर बोलेंगे, जो भी मेंबर हैं उसमें ट्रीटी में, उनकी मेजोरिटी के हिसाब से फिर वो ट्रीटी बन जाता है। फिर क्या होगा? फिर होगा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब कि भाई जो भी ट्रीटी बना हुआ है उस पर सिग्नेचर वगैरह होंगे, ठीक है, कौन से लैंग्वेज में उसमें टेक्स्ट रहेगा वो कंफर्म किया जाएगा। इसके बाद होता है सिग्नेचर। जो भी मेंबर्स हैं, जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, वो उसमें जो है अपना अप्रूवल देते हैं, सिग्नेचर वगैरह करते हैं। फिर होता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है कि फॉर्मली सारे देश जो है, उन सारे देशों के जो अथॉरिटी होते हैं वो उसको अप्रूव्ड करते हैं, जैसे पार्लियामेंट से होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद होता है एंट्री इनटू फोर्स। इसके बाद जैसे ही कंसेंट हो जाता है, रेटिफिकेशन हो जाता है, फिर वो इन्फोर्स में आ जाता है, लीगली बाइंडिंग हो जाता है सभी पे। फिर उसका जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर में 102 के तहत, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करने का भी प्रावधान किया गया है। तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस ट्रीटी को। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसी में सवाल था कि रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश जब किसी ट्रीटी में आता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो वो अपने स्टेट में लागू नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो स्टेट उस पर्टिकुलर ट्रीटी में ये बोल सकता है, जब साइन कर रहा होता है उससे पहले ही, कि देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो मैं मेरे स्टेट में लागू नहीं कर सकता किसी भी कारण से। ठीक है, तो मुझे ये लागू नहीं करना है, इसके लिए रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप अपनी बात रख रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जिसको आपके देश में लागू नहीं करना है या करना है, कोई भी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक उसमें चाहिए तो उसको रिजर्वेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, a reservation is an unilateral statement made by a state when signing, ratifying, accepting, or according to a treaty where the state seeks to exclude or modify the legal effect of certain provision of the treaty in their application to that state। ठीक है, किसी भी स्टेट को अगर लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है वो मेरे देश में, मेरे राज्य में एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए, यहाँ यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि ये मेरे देश में लागू नहीं कर सकता, तो ये सारी सुविधाएं अगर आपको चाहिए साइन करने से पहले तो उसी को बोला जाता है रिजर्वेशन। क्वेश्चन है हमारा 6th, डिस्कस पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। व्हाट आर द मेथड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में एडीआर के बारे में, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, वही मैकेनिज्म यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ पे लागू होता है। ठीक है, जब किसी देश के साथ दूसरे देश का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, तो हर बार वॉर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, शांति से बैठ के उस डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे बिना किसी वायलेंट के। ठीक है, तो जब आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 3 ऑफ यूनाइटेड चार्टर पढ़ोगे तो उसमें इसी के बारे में बताया है। ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स इन सच अ मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंडेंजर्ड। ठीक है, जब आप यूएन चार्टर पढ़ोगे तो उसमें आर्टिकल 2 के सब आर्टिकल 3 में बताया गया है
कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो भी होंगे उसको शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरे देश के साथ या किसी भी देश के साथ या किसी भी देश का सिक्योरिटी, जस्टिस और पीस जो है इंडेंजर ना हो, खतरे में ना आए, ठीक है। अब इसी यूनाइटेड चार्टर के आर्टिकल 33 में कुछ मेथड बताए गए हैं, ठीक है, कि किस किस मेथड से आप उस डिस्प्यूट को जो इंटरनेशनल लॉ में अराइज होगा उसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है डिप्लोमेटिक मेथड, जिसके अंदर आता है निगोशिएशन, मीडिएशन, इसके बाद आता है कंसिलिएशन, इसके बाद आता है गुड ऑफिस और इसके बाद आता है इंक्वायरी, ठीक है। तो निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, दोनों देश जो भी डिस्प्यूटेंट पार्टी है, जैसे मान के चलिए भारत है और पाकिस्तान है, ठीक है, दोनों का डिस्प्यूट हुआ तो दोनों पार्टी ही आपस में बैठ के सुलह करके, ठीक है, अपने डिस्प्यूट को खत्म करेगा, ठीक है। तो जैसे इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर का जो डिस्प्यूट हुआ था वो हमने निगोशिएशन करके डिस्प्यूट को खत्म किया, ठीक है। कोई तीसरा देश नहीं आया था हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने, ठीक है। तो जब कोई डिस्प्यूटेंट देश ही आपस में ही बैठ के निगोशिएट करके मामले को खत्म करते हैं उसको कहा जाता है निगोशिएशन, और ये एक पीसफुल सेटलमेंट का मेथड है अंडर इंटरनेशनल लॉ। दूसरा है मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, दो देश जो डिस्प्यूटेंट पार्टी हैं वो दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल फॉर भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है तो अमेरिका कई बार आ जाता है, कई बार रशिया आ जाता है, ठीक है, दोनों को समझा बुझा के शांत कर देता है। तो ऐसा है, तो अगर कोई देश जो दो देश के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और किसी तीसरे देश के हेल्प से जब वो दोनों देश अपने मैटर को, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं तो ये कहलाता है मीडिएशन, ठीक है। और तीसरा जो देश होता है इंडिविजुअल, उसको मीडिएटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इजराइल और पैलेस्टीन का जो झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, उसमें नॉर्वे मीडिएटर था, ठीक है, दोनों को शांत कराने का काम ट्राई किया था बेचारे ने, ठीक है, नॉर्वे ने, कि भाई दोनों जो है शांत रखो, ऐसा। तो ये है, तो दो देशों के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसमें दोनों देश किसी तीसरे को अपॉइंट करके, ठीक है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पॉइंट पर आकर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, तो ये होता है मीडिएशन। तीसरा है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या होता है, दोनों पार्टी सेम, इसमें भी दोनों पार्टी एक एक पार्टी को चुनते हैं, ठीक है, और वो एक एक पार्टी किसी तीसरे पार्टी को चुनता है, उसको बोला जाता है कंसिलिएटर। और कंसिलिएटर फिर इन दोनों देश को बिठा के शांति से उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। जैसे हेग कन्वेंशन में डिस्प्यूट अराइज हुआ था तो उसमें कंसिलिएशन ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गुड ऑफिसेस। गुड ऑफिसेस का मतलब कोई ऐसा मतलब ऑफिस है, ठीक है, जहां पे बैठ के दोनों पार्टी, डिस्प्यूटेंट पार्टी बैठते हैं और कोई थर्ड पार्टी उस ऑफिस को होल्ड करता है और वो दोनों को समझा बुझा के फैसिलिटेट करके कम्युनिकेशन से शांत करता है, खत्म करता है, तो ये गुड ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंक्वायरी। ए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बिठाई जाती है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके आधार पर फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये भी एक तरीके से ये सेटलमेंट, पीसफुल सेटलमेंट का मेथड है। लेकिन इंक्वायरी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मेन जो है वो निगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और गुड ऑफिसेशन, ठीक है। ये हो गया आपका डिप्लोमेटिक मेथड, मतलब दूसरे देश के साथ हेल्प करके। दूसरा है आपका लीगल मेथड। लीगल मेथड में आता है आर्बिट्रेशन और जुडिशियल सेटलमेंट, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से। तो आर्बिट्रेशन में कब जाया जाता है, आर्बिट्रेशन में जब दोनों पार्टी खुद से ही, ठीक है, जिनको पता है कि हमारे बीच अगर कोई डिस्प्यूट होगा, अगर वो जाना चाहे तो वो आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड मिलता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको अवार्ड कहा जाता है। और जब आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो जो अवार्ड मिलता है वो नेचर में बाइंडिंग होता है। और लास्ट है आपका जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट जो है कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कोर्ट दोनों पार्टी को बुलाते हैं, उनके डिस्प्यूट को सुनते हैं और फिर जो भी वो जजमेंट देते हैं वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो मैरीटाइम डिस्प्यूट हुआ था चिले और पेरू में, उसको आईसीजे ने ही
ठीक है, जुडिशियल सेटलमेंट के द्वारा उसको सेटल किया था। 7वां सवाल है आपका, डिफाइन ट्रीटी, व्हाट आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी, गिव एग्जांपल ऑफ टू इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। ठीक है, तो ट्रीटी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो ट्रीटी क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच या दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, ठीक है, उसके बीच अगर कोई एग्रीमेंट होता है रिटन में, उसको ट्रीटी कहा जाता है। ट्रीटी को ही कन्वेंशन, पैक्ट या आपके प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि कोई ट्रीटी कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले निगोशिएशन होता है उसमें, ठीक है, फिर उसमें जो है दोनों निगोशिएट करके किसी पॉइंट पे आते हैं, फिर उसको अडॉप्ट किया जाता है मेजोरिटी के साथ, ठीक है, फिर उसमें जो है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, कंफर्म होता है, फाइनल होता है, ठीक है, इसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, फिर रेटिफाई किया जाता है जो भी अथॉरिटीज होते हैं उस कंट्री के उसके द्वारा, फिर उसको लीगल इफेक्ट दे दिया जाता है और उसका जो है यूनाइटेड चार्टर के आर्टिकल 102 के तहत रजिस्टर किया जाता है यूएन में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बोल रहा था आपको देने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर है 1945 का, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी है इंटरनेशनल लॉ में। दूसरा है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी, ठीक है, ये भी एक तरीके का ट्रीटी है जो कि इम्पोर्टेंट है 1969 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ, व्हाट आर इट्स सैलिएंट फीचर्स, ठीक है, और इज इंटरनेशनल लॉ ए ट्रू लॉ। ये 3 सवाल आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स है या प्रिंसिपल है, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, ठीक है, जो स्टेट्स होते हैं उनको गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इनका मेन पर्पज क्या होता है, इनका मेन पर्पज ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन में वॉर, पीस और ट्रेड, ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लॉ ऑफ द सी के ऊपर ये काम करते हैं। ये हो गया इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ओपनहेम ने क्या कहा था, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स which are considered legally binding by a civilized state in their relation with each other। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवाल क्या था, what are its salient features। salient feature क्या है, तो सबसे पहला है sovereign equality of state। इसमें छोटा देश हो या बड़ा देश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर देश के पास अपना अपना पावर है, सब देश एक दूसरे के बराबर है, ना कोई छोटा देश ना कोई बड़ा देश। अब मान के चलिए नेपाल छोटा देश है, तो क्या अमेरिका आके इसके ऊपर अटैक कर दे, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का एक सैलिएंट फीचर है कि जो भी स्टेट्स हैं वो सब इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। दूसरा है कंसेंट बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, सभी देश कंसेंट के साथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाता कि नहीं तुमको पार्ट तो होना ही पड़ेगा, नहीं, कंसेंट बेस्ड सिस्टम है। आपको किसी ट्रीटी में जाना है आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ट्रीटी से निकलना है आप निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर है तीसरा इसका साइलेंट फीचर, प्राइमरीली बिटवीन स्टेट। ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये जो गवर्न करता है वो स्टेट टू स्टेट गवर्न करता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल लॉ को कवर किया गया हो, नहीं, इसमें मुख्यतः ह्यूमन राइट, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, इस सब को इंटरनेशनल लेवल पे हर देश इसको फॉलो करे, ठीक है, इसके ऊपर ये काम करते हैं। फोर्थ है इसके अंदर ये हो गया। इसके बाद इसमें सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी है कि ट्रीटी हो, कस्टमरी लॉज हो, जनरल प्रिंसिपल हो, जुडिशियल डिसीजन हो, ये सारी चीजें इसके सोर्स हैं, ये भी एक तरीके का फीचर ही है, ठीक है। इसके बाद है नो सेंट्रल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ये जो इंटरनेशनल लॉ है यहाँ पे कोई सेंटर में नहीं है, जैसे हमारे देश में मोदी सरकार है, ठीक है, हर देश का अपना अपना सरकार है,
यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कोई सेंटर में नहीं है, ठीक है। हर स्टेट इसमें अपना अपना रूल देता है, हर स्टेट को पावर है। इसमें कोई एक देश नहीं है जो राजा है और बाकी देश को चला रहा है, नो। तो नो सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये मेन एसेंशियल है इसका, मेन साइलेंट फीचर। फिर है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इंटरनेशनल लॉ का एक एसेंशियल पार्ट ये भी है, साइलेंट फीचर ये भी है, ये पीसफुल सेटलमेंट के बारे में प्रावधान करता है। चाहे आप निगोशिएशन की बात करो, मीडिएशन की बात करो, या आर्बिट्रेशन की बात करो, जुडिशियल सेटलमेंट की बात करो, ये सारी चीजें इसमें है। इसके बाद है वॉलंटरीली इन्फोर्समेंट। अगर किसी स्टेट को किसी पर्टिकुलर प्रोविजन पर, ठीक है, अगर उसको इन्फोर्स करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर है। तो बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ के अंदर वॉलंटरी है, आपको करना है तो कीजिए, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इसके बाद जो है इसके अंदर डायनामिक चेंजेस भी आते हैं, इवॉल्विंग नेचर है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में कुछ नई चीजें आती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले साइबर थ्रेट नहीं था, अभी हम साइबर थ्रेट से जूझ रहे हैं तो हम साइबर लॉ को लेके आए। क्या है ये साइबर लॉ? क्या है? एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ बेस्ड कानून है वो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है, स्पेस लॉ है, ये सारी चीजें हैं जो इवॉल्व होते आ रहा है और हम उसको एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी सैलिएंट फीचर है हमारे इंटरनेशनल लॉ का। इसी में आगे पूछ रहा था, इज इंटरनेशनल लॉ ए ट्रू लॉ? तो ये जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है, ठीक है। कुछ का मानना है कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ है, कुछ का मानना है कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं, ठीक है। जो ट्रू लॉ मानते हैं उनका कुछ अलग ही है, जैसे वो बोलते हैं स्टेट्स ट्रीट मैनी इंटरनेशनल रूल्स, ठीक है, एज लीगली बाइंडिंग। स्टेट्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो लीगली बाइंडिंग होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है। जो ट्रू लॉ मानते हैं उसका ये मैं बता रहा हूँ, उसका ये है तर्क है, ठीक है। और उनका ये भी मानना है कि इसमें इन्फोर्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे हम डोमेस्टिक लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ को हम डिप्लोमेटिक प्रेशर से, सैंक्शन से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल से, ठीक है, इस तरीके से हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। इसको हर देश रिकॉग्नाइज भी करता है। ऐसा जो उनके पक्ष में बोलते हैं, जो उनको ट्रू लॉ बोलते हैं, उनका आर्गुमेंट है, ठीक है। कुछ उनको मानते हैं इंटरनेशनल लॉ को कि भाई ये ट्रू लॉ नहीं है, ठीक है। उनका मानना होता है कि भाई कोई भी लॉ होता है तो उसका एक सेंटर होता है जहां से वो लॉ बनता है और सभी पे इन्फोर्स होता है। इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में सभी देश चला रहे हैं, कोई सेंटर में है ही नहीं। और जब कोई सेंटर में नहीं है, कब जब कोई ऊपर से पावर या ऊपर से कोई कानून ही नहीं बनाएगा तो उसको मानेगा कौन? जैसे म्यूनिसिपल लॉ ले लीजिए आप, जैसे हमारे देश में आईपीसी है, कोई मर्डर करेगा उसको तुरंत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसा मतलब मान के चलिए किसी देश में किसी के साथ फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, अब कौन जाएगा उसके लिए लड़ने के लिए इंटरनेशनल लॉ में? तो जितने बारीकी से म्यूनिसिपल लॉ किसी इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है, उतनी बारीकी से इंटरनेशनल लॉ बात नहीं करता, ठीक है। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट है किसका? जो उसको लॉ नहीं मानता, ठीक है। अभी क्या बोलता है, यही है पहला, लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, कोई एक होना चाहिए ना सेंटर में। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, वो सेंटर है, वो कानून बनाएगी, सब पे लागू होगा, नहीं मानेंगे उस पर कार्रवाई होगी होगी ना। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई देश किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ऐसा है। तो ये है पहली बात। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन स्टेट्स कंसेंट। ए रूल इज नॉट बाइंडिंग अनलेस स्टेट एग्री। इसमें क्या है, कोई स्टेट एग्री होगा तभी इंटरनेशनल लॉ के उस रूल को फॉलो करेगा, अगर कोई स्टेट एग्री नहीं है तो नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक लॉ में क्या होता है, आप अगर डोमेस्टिक लॉ में, म्यूनिसिपल लॉ में कानून बना है, आप मानो या ना मानो आपके ऊपर लागू होगा, ठीक है। मैं आईपीसी को नहीं मानता हूं, ठीक है, लेकिन लागू करना पड़ेगा, अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो ये है। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसमें स्टेट का कंसेंट जरूरी होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। जबकि डोमेस्टिक लॉ में किसी इंडिविजुअल का कंसेंट नहीं चलता, उसमें लॉ है तो आपको मानना ही पड़ेगा, वो बाइंडिंग है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसको जो है ट्रू लॉ नहीं मानते हैं ये लोग। तीसरा है वीक इन्फोर्समेंट ऑफ मैकेनिज्म, ऑफ्टन रिलाइज ऑन पॉलिटिकल विल नॉट लीगल फोर्स। ये बोलता है
कि जैसे डोमेस्टिक लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए आपके पास मेथड्स हैं, पुलिस मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ में कोई अथॉरिटी नहीं है जो इन्फोर्स करा सके, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसको जो है वीक लॉ भी कहा जाता है, या ये इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है, ये बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है या नहीं। तो आपको बताना है कि कुछ का मानना है कि इस तरीके से वीक नहीं है और कुछ का मानना है कि इस तरीके से वीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो, नहीं आएगा तो पूछना। 9वां सवाल है हमारा, डिफाइंड ट्रीटी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी इन गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ ट्रीटी। कैसे हम टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं और कैसे हमारी टेरिटरी लॉस हो सकती है, उसके बारे में पूछ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है ट्रीटी का सिग्निफिकेंस बताइए, महत्व बताइए, और ट्रीटी क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो ट्रीटी एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट, जो दो से अधिक देशों के बीच बनाए जाते हैं। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन, a treaty is an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी, क्या सिग्निफिकेंस है? इस्टेब्लिशिंग लीगल ऑब्लिगेशन, जो भी बंदा ट्रीटी के अंदर है उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि भाई आप उस ट्रीटी को परफॉर्म करें, ठीक है, आपके ऊपर बाइंडिंग है। दूसरा है प्रोमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी, ट्रीटीज जो होते हैं वो पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तीसरा है फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रीटी के माध्यम से हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो ये क्या है, ये हम एक देश दूसरे देश के साथ कोऑपरेशन करके चलते हैं। क्रिएटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी जो होता है, हम ट्रीटी के आधार पर इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी निभाता है। पांचवा है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो है ये ट्रीटी बहुत काम में आता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसको अपने हमने फुल कौन सा था, जो घटना हुआ था तो हमने उसको सस्पेंड कर दिया ना, ये तो एक तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है कोई भी ट्रीटी बनती है, ठीक है। अब ये बोलता है टेरिटरी को एक्वायर कैसे करते हैं इसके बारे में। तो एक होता है ऑक्यूपेशन, एक्वायरिंग टेरिटरी दैट वाज प्रीवियसली टेर्रा न्यूलियस बिलोंगिंग टू नो वन थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। कोई ऐसा टेरिटरी है जो किसी और देश का कब्जा जिस पे नहीं था, तो आप उसको ऑक्यूपाई कर लो, ठीक है, उसका यूज करने लगो, तो ये हो गया आपका। दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन, एक्वायरिंग टेरिटरी बाय लॉन्ग पीसफुल एंड अनकॉन्टेस्टेड पोजीशन। तो इस सबको समझने के लिए आपको ये याद है कौन सा केस लॉ कहा था मैं, पाल्माज केस। पाल्माज केस में जो कौन सा देश था, नीदरलैंड की कौन सा था, उस देश को जो मिला था ना, उसको मिला था वही ऑक्यूपेशन के आधार पर ही, उस पर कोई यूज कर नहीं रहा था तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, आइलैंड को, और फिर उस पर कब्जा मार दिया, और जमाने से उस पर पीसफुली रह रहा था, तो बाय प्रिस्क्रिप्शन भी उसको मिल गया। और तीसरा है सेशन, ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय ट्रीटी और एग्रीमेंट, ठीक है। अगर किसी टेरिटरी को बाय एग्रीमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उसको सेशन कहा जाता है। फोर्थ है एग्रीकेशन, एक्रेशन, acquisition of land through natural processes such as formation of new land due to sediment deposit और volcano activity, ठीक है। अगर कुछ ऐसा नेचुरल ये होता है वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह, और उसमें अगर लैंड आपका जो है नया लैंड फॉर्म होता है तो वो भी आपका जो है टेरिटरी कहलाएगा, वो बाय एक्रीशन होता है, ठीक है। पांचवा है कॉन्क्विस्ट, हिस्टोरिकली टेरिटरी वाज अक्वायर्ड बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड सब्सिक्वेंट एनेक्सेस, हाउएवर अंडर द यूनाइटेड चार्टर एक्विजिशन बाय फोर्स इज नाउ प्रोहिबिटेड, ठीक है। मतलब कॉन्क्वेस्ट का मतलब है कि किसी देश पे आक्रमण कर दो, उसको वहां से भगा दो और उस पर कब्जा मार लो, ठीक है। तो ये होता था। तो इस तरीके से ये जो 4-5 फॉर्म है, इस तरीके से आप टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हो इंटरनेशनल लॉ के अंदर। आपकी टेरिटरी
जा भी सकती है। अब जाएगी कैसे? तो पहला है सेसेशन, वॉलंटरी ट्रांसफर टू अनदर स्टेट यूजुअली थ्रू अ ट्रीटी। आपने किसी दूसरे देश को ट्रांसफर कर दिया तो आपका वहां उस ट्रीटी से आपका अधिकार खत्म, लॉस। ठीक है, सेशन हो गया। दूसरा है डी रिलिकेशन, इसका व्हेन अ स्टेट इंटेंशनली अबंडन्स इट्स क्लेम और कंट्रोल ओवर अ ट्रीटी। जब कोई देश अपना कब्जा छोड़ देता है, जिसे मान के चलिए पालमाज केस में नीदरलैंड और वो था ना अमेरिका, तो अमेरिका ने उस पर कब्जा छोड़ दिया था। वो बोल रहा था कि मेरा पेरिस से हुआ था ट्रीटी, उसमें मुझे मिला था वो आइलैंड, तो तुमको मिला था तो तुमको यूज करना चाहिए था। अब तुमने जानबूझ के उस पर कंट्रोल नहीं किया, क्लेम नहीं किया, तो वो गया, खत्म हो गया तुम्हारी ट्रीटी पर उस पर अधिकार। तो ये होता है आपका डी रिलिकेशन, जब आप उस पर अधिकार नहीं जमाओगे, कुछ समय के बाद अगर किसी और देश ने कब्जा कर लिया और शांतिपूर्ण तरीके से वो रह रहा है और आपने कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तो डी रिलिकेशन बोलता है कि आपने अपनी टेरिटरी खो दी है। तीसरा है प्रिस्क्रिप्शन, लॉस ड्यू टू अनदर स्टेट लॉन्ग एंड पीसफुल पोजीशन। कोई भी दूसरा देश आपके पोजीशन पे, आपके टेरिटरी पे लॉन्ग समय से, लॉन्ग समय का मतलब होता है 20 साल से ऊपर, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब 20 साल। ठीक है, तो 20 साल से ऊपर कोई देश आपके टेरिटरी पे रह रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपका उस टेरिटरी पर से अधिकार खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। फोर्थ है सबमर्जेंस, लॉस ऑफ ट्रीटी ड्यू टू नेचुरल इवेंट। ठीक है, फ्लड आ गया या आइलैंड डिसअपियर हो गया, ठीक है, समंदर में जाके मिल गया, तो भी आपका जो टेरिटरी था वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये होता है सबमर्जेंस। और लास्ट है इंडिपेंडेंस और सक्सेशन। ए पार्ट ऑफ स्टेट में बिकम इंडिपेंडेंट और सीडेड फॉर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। एग्जाम्पल साउथ सूडान इंडिपेंडेंस फ्रॉम सूडान इन 2011। ठीक है, तो अगर आपके देश से कोई देश अलग होता है तो उस तरीके से भी आप अपनी टेरिटरी को खो देते हो, तो खोते ही है ना। भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा था, तो हमने वो टेरिटरी तो लॉस कर दिया ना। तो ये होता है इंडिपेंडेंस और सक्सेशन के आधार पे टेरिटरी को लॉस करना, खो देना। 10वां सवाल है व्हाट इज टेरिटोरियल सी, एक्सप्लेन द वेरियस फ्रीडम ऑफ हाई सी एंड अप्रोप्रिएट एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने शुरू में भी बताया था, जो बेस लाइन होता है हमारा, जहां से पानी समंदर के तरफ आती है और फिर वहां से वापस चली जाती है। ठीक है, तो वो होता है बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। ठीक है, उस टेरिटोरियल सी पर जो भी एडजेसेंट कंट्री होता है उसकी पूरी सॉवरेनिटी होती है, उसको जो भी करना होता है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, ना कोई उसको रोक टोक करेगा, ये पहली बात होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सप्लेन दी वेरियस फ्रीडम ऑफ हाई सी। हाई सी में क्या क्या फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है। हाई सी का मतलब क्या? 200 नॉटिकल माइल जो ईईजेड होता है ना, उसके बाद का एरिया जो बीच समंदर होता है, तो उस पर तो सभी का अधिकार है ना। तो क्या क्या फ्रीडम है उस पर? तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट है, फ्रीडम ऑफ ले सबमरीन है, केबल पाइपलाइन आपको बिछाना है तो बिछा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ बनाना है, फिशिंग करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पे करने की आजादी मिलती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या है लिमिटेशन इसके अंदर? दिस फ्रीडम मस्ट बी एक्सरसाइज ड्यू रिगार्ड टू द राइट ऑफ अदर स्टेट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हाई सी पर आप अपना आधिपत्य जमा लो, किसी दूसरे देश को वहां पे आने ही ना दो, तो ये गलत है। ठीक है, उस पे हर देश को अधिकार है, तो आपको अपने अधिकार का उतना ही इस्तेमाल करना है जिससे दूसरे का वो राइट कर्टेल ना हो। ठीक है, स्टेट मस्ट कंप्लाई द इंटरनेशनल रेगुलेशन, सेफ्टी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन। आप हाई सी में कचरा नहीं डालोगे, ठीक है, प्रोटेक्ट करोगे वहां के एनवायरनमेंट को, कंजर्व करोगे, सेफ्टी मेंटेन रखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर फ्रीडम ऑफ हाई सी के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10वां सवाल।